इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जितने भी अवार्ड्स हुए हैं 2023-2024 के पिछले एक साल में मेजर अवार्ड्स, उनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, तो पहला कैटेगरी है यहाँ पे सिविलियन अवार्ड्स का, या फिर जिसको हम नागरिक पुरस्कार कहते हैं। अब ये जो पुरस्कार या अवार्ड्स होता है वो हमारे भारत देश के जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग बेहतर काम किए हैं, उनको जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये अवार्ड्स दिया जाता है। तो ये सिविलियन अवार्ड्स में जो है दो कैटेगरी रखा गया है। एक को भारत रत्न कैटेगरी बोला जाता है और सेकंड को पद्म कैटेगरी बोला जाता है, ठीक है। तो भारत रत्न जो है हमारे देश का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कहलाता है। अगर हम इंडियन अवार्ड्स में जितने भी अवार्ड्स हैं उसमें से बात करें तो सबसे टॉप पे है भारत रत्न। और सेकंड कैटेगरी में आता है आपका पद्मा अवार्ड, जिसमें तीन अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वो विभूषण होता है, पद्म विभूषण। देन उसके बाद में सेकंड कैटेगरी है, सेकंड डिग्री का जो ऑनर है वो भूषण कहलाता है, पद्म भूषण। और तीसरा जो है वो है पद्मश्री। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा अवार्ड जो है भारत रत्न है। देन उसके बाद में सेकंड में है पद्म विभूषण, फिर तीसरे में है पद्म भूषण और चौथे में है पद्मश्री, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड्स। अब भारत रत्न अवार्ड, जैसा कि मैंने कहा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, या इसी को बोला जाता है फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर कहा जाता है इसको। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ था ये भी आपको याद रखना है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1954 में। 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था। अब इसके बाद में जो पहला अवार्ड है वो भी जो है फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1954 में ही। कितने लोग को अवार्ड दिया गया था उस टाइम? जो है भारत में तीन लोग को अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक का नाम है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सी वी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले अवॉर्डी थे सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन और राधा कृष्णन, ठीक है। तो इनका नाम आसानी से आप याद भी रख सकते हो, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन और राधा कृष्णन। अब जो लेटेस्ट है वो है भारत रत्न 2024। तो 2024 में इस बार पांच लोगों को जो है ये अवार्ड्स दिया जाएगा। बेसिकली जो है पहले कभी भी एक साथ पांच लोग को अवार्ड्स नहीं दिया गया, या पांच लोग को भारत रत्न नहीं मिला। ये पहली बार था जब पांच लोगों को एक साथ भारत रत्न अवार्ड्स दिया गया। इसके पहले जो है 1999 में ऐसा किया गया था, जब तीन लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया था। सॉरी, चार लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया था। अब इसके बाद में ये पांच लोगों को अवार्ड देने की ये पहली बार हुआ है जब पांच लोग को एक साथ अवार्ड। तो ये खास बात है। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके पहले जो है 1999 में ये हुआ था, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको दिया गया था। उसी टाइम में जो है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम से जिनको जाना जाता है, इवन एक संगीतकार रहे हैं फेमस सितार वादक जिनको बोला जाता है रविशंकर, और एक और नाम था गोपीनाथ, ठीक है। तो इन चारों लोग को जो है 1999 में दिया गया था। तो उसके बाद से कभी भी एक साथ चार लोगों को या तीन लोगों से ज्यादा लोग को नहीं दिया गया। पहली बार में ही जो है तीन लोग को दिया गया था, और ये 1999 में पहली बार ऐसा हुआ जब चार लोग को दिया गया, ठीक है। चलो, पहला नाम है इसमें कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर को जो है जन नायक कहा जाता है, और वो 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और उन्होंने जो उनको जो है मृत्युपरांत जो है ये दिया गया है, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, जो हमारे फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उनको जो है दिया गया है, समझो उनको भी पोस्ट थॉमसली है, मतलब कि मृत्युपरांत है या मरणोपरांत जो है दिया जाएगा।
और इसके बाद में जो है पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनको भी जो है मरणोपरांत है। और एल के आडवाणी, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से हम जानते हैं, 7वें नंबर के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये 7वें जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। ठीक है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह को भी जो है मृत्युपरांत दिया जाएगा, और ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी कार्यरत रहे, 5वें प्रधानमंत्री के तौर पे, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। ठीक है। तो उन्होंने जो है, चौधरी चरण सिंह ने उस टाइम में उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी सिस्टम चलती थी उसको खत्म किया था। तो ये 5 लोग हैं, आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। इस साल के किसी न किसी एग्जाम तो ये पूछता ही है, तो आपको ये 5 नाम आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र को बिलोंग करते थे ये भी याद रखना है ना। किस काम, किस चीज के लिए दिया गया है, या क्या चीज इनका खास चीज है। जैसे कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछ सकता है आपको कि उनको और किस नाम से जाना जाता था, तो उनको बिहार के जननायक के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है। और वो बिहार में किस पद पे रहे ये भी पूछ सकता है, तो चीफ मिनिस्टर के पद पे रहे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको एम एस स्वामीनाथन के बारे में पूछेगा तो बेसिकली वो किस फील्ड से रिलेटेड है पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि वो जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के फील्ड को बिलोंग करते थे। बाकी जो ये 4 लोग हैं वो सब जो है कहीं ना कहीं राजनीति को बिलोंग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पूर्व प्रधानमंत्री को इस बार जो है भारत रत्न दिया गया। तो देख सकते हो आप, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये दो जो है पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत रहे। तो दोनों का नाम आप याद रख सकते हो, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। कितने उप प्रधानमंत्री बोलेगा तो जाहिर सी बात है लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत थे। तो क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर करके या मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ, इन 5 में से एक आध क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। चलो, भारत रत्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स बता दूं जो आपके जीके में काम आएगा। ठीक है। पहला नाम है यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है 1987 में जो है भारत रत्न दिया गया था। और ये जो है, इनके पास जो नागरिकता है वो पाकिस्तान की नागरिकता है। ठीक है। तो ये पाकिस्तानी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पहले जो है फॉरेनर हैं जिनको या पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया भारत में। ठीक है। क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान जो है, भारत के आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, महात्मा गांधी के फॉलोअर रहे हैं ये। ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। जब आजादी हुई तो उसके बाद में ये पाकिस्तान मूव कर गए थे, और उसके बाद में जो है इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक नाम आप याद रख सकते हो, नेल्सन मंडेला का। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला। इनको जो है 1900 सॉरी सॉरी 2013 में इनको ये दिया गया भारत रत्न। ठीक है। तो अब ये भी जो है फॉरेनर थे और साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते थे, मतलब ये भी विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अच्छा, इसके अलावा मोरारजी देसाई का नाम आप याद रख सकते हो, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की खास बात यह है कि इनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान तो दिया ही गया था 1900, एक सेकेंड, नेल्सन मंडेला को जो दिया गया है वो अवार्ड, वो 1990 का है, 2013 का नहीं है, सॉरी। इनको दिया गया था 1990 में। और मोरारजी देसाई को दिया गया है 1991 में।
तो खास बात यह है कि इनको भारत रत्न मिला ही है, साथ ही साथ जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है भारत के सिविलियन अवार्ड में। इसके अलावा इनको निशाने पाकिस्तान मिला है। अब निशाने पाकिस्तान जो है एक तरह से बोल सकते हो कि वहां का सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी में आता है और एक सर्वोच्च सम्मान की कैटेगरी में आता है। तो इनको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान, तो ये दो अवार्ड मिला है। आप ये बोल सकते हो कि दो देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोरारजी देसाई पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा जो है, ठीक, ये तीन नाम तो आप याद रख ही सकते हो। इन तीन नामों में से जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ देता है। ठीक है। एक विदेशी नागरिकता वाले में आप मदर टेरेसा को भी याद रख सकते हो। मदर टेरेसा को भी मिला था। हालांकि उनके पास भारत की भी नागरिकता रही है, वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते थे। इनको जो है 1980 में मिला। और ये जो है बोल सकते हो कि मिशनरीज के लिए जाने जाते हैं, समाज सेवा के लिए जाने जाते थे। इवन इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। चलो, तो ये कुछ नाम आप यहां से ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं, और वो है पद्मश्री या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जिसको हम पद्मा अवार्ड कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड जो है डिग्री का ऑनर माना जाता है, या आप ये बोल सकते हो कि जो है भारत रत्न के बाद में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो पद्मा अवार्ड ही होता है। तो इसके तीन कैटेगरी है, पद्म विभूषण, आप देख सकते हो यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेकंड डिग्री ऑनर, इसको बोला जाता है थर्ड डिग्री ऑनर, और इसको बोला जाता है फोर्थ डिग्री ऑनर। क्योंकि हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर क्या कौन सा होता है, वो होता है हमारा भारत रत्न। ठीक है। इस साल जो है कुल मिलाकर के 132 लोगों को, 132 जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको दिया गया है। तो खास तौर पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा किसी अवार्डी को लेकर नहीं पूछता, बल्कि कितने लोगों को मिला है ये पूछ देता है। तो टोटल जो है 130 मतलब 132 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण मिला है 5 और पद्म भूषण मिला है 17 और टोटल पद्मश्री दिया गया इस बार 110। तो कुल मिलाकर के 132 लोगों को जो है ये अवार्ड मिला है। तो ये नंबर्स आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं। चलो, पहला है यहां पर, आपको पद्म विभूषण में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 लोग हैं। वो 5 लोग का नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, स्पेशली जो लोग के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैजंत MS या मिस वैजंती माला बाली। ठीक है, तो बेसिकली वैजंती माला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो एक इंडियन एक्ट्रेस रही हैं, इवन जो कर्नाटिका सिंगर भी हैं, वो इंडियन क्लासिकल डांसर भी रही हैं। तो आर्ट के फील्ड में वैजंती माला जानी मानी अभिनेत्री हैं, जो तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, और उनको जो है दिया गया है ये जो पद्म विभूषण का पुरस्कार है वो। इसके पहले उनको पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका है, तो उनको आर्ट के क्षेत्र में दिया है। इवन वो पार्लियामेंट में जो लोकसभा के मेंबर भी रह चुकी हैं। तो इनका वो है वैजंती माला। ठीक है यार, मिस तो नहीं, मिसेज है ना ये। तो मिसेज वैजंती माला बाली। सेकंड नाम है यहाँ पे कोनिकडेला चिरंजीवी, जिनको हम चिरंजीवी के नाम से फेमस है वो, और साउथ इंडियन मूवी में जो है फेमस नाम है, बड़े एक्टर हैं। और इनको जो है आर्ट के फील्ड में दिया है, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चिरंजीवी के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर साउथ इंडियन मूवीज को फॉलो करते होगे तो जरूर इनका नाम सुना होगा। आजकल इनके जो सुपुत्र हैं, जिनका नाम रामचरण तेजा है, वो बड़े फेमस है वहां पे। तो चिरंजीवी को भी मिला है इस बार पद्म विभूषण का अवार्ड, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। इसके अलावा है वेंकैया नायडू, जो हमारे भारत के अभी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनको मिला पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो M वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। ठीक है, इसके अलावा जो है बिंदेश्वर पाठक,
तो बिंदेश्वर पाठक को जो है इस बार मिला है, लेकिन मरणोपरांत है। और बेसिकली जो है इनको सोशल वर्क के फील्ड में इनको दिया गया है। इन्होंने बहुत सारे, एक सुलभ इंटरनेशनल करके इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था और उसमें सोशल रिफॉर्म्स का काम इन्होंने किया। तो बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार को बिलोंग करते हैं, तो मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में जो है दिया गया। ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हो, पद्मा सुब्रमण्यम। चलो नेक्स्ट है यहां पर पद्म भूषण, जिसमें से 17 लोगों को इस बार अवार्ड दिया गया। अब 17 का 17 नाम तो आप याद रख नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां से बता देता हूं आप लोगों को कि किन किन लोगों के बारे में आपको मे भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मिस एम फातिमा बीवी है। अब इसके बारे में मैंने रिसेंटली किसी क्वेश्चन में बताया भी था कि ये भारत के जो है पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रही हैं, फातिमा बीवी, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ। तो उनको जो है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, केरला को बिलोंग करती हैं, इनको भी जो है मरणोपरांत जो है पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण मतलब कि हमारा जो सेकेंड पद्मा अवार्ड होता है वो मिला है पद्म भूषण फातिमा बीवी को। ठीक है, तो ये फर्स्ट जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की भारत की। सेकंड है यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो फिल्म जगत को बिलोंग करते हैं, बंगाल को हैं, बंगाल से हैं, और आर्ट के क्षेत्र में इनको जो है मिथुन चक्रवर्ती को भी इस बार पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स में महाराष्ट्र के जो राम नाईक है, इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। इसके अलावा जो है टोगडान रिनपोचे, ठीक है, पता नहीं मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं नहीं, टोंगडान रिनपोचे, इनको जो है दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में। लद्दाख के जो है एक धार्मिक गुरु माने जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है। बेसिकली ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और उसलिए जो है इनके स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइज्म के लिए जो है इनको दिया है स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली मई 2023 में इनका देहांत हुआ। इसके अलावा प्यारेलाल शर्मा, आप लोग अगर पुराने फिल्मी गीत सुनते होंगे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम जरूर सुना होगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से जो प्यारेलाल शर्मा है, जिनको इस बार आर्ट्स के क्षेत्र में महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, बेसिकली संगीत के लिए उनको मिला है प्यारेलाल शर्मा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी जो था म्यूजिक डायरेक्टर की, वो प्यारेलाल। ठीक है, नेक्स्ट है उषा उत्थुप का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये एक तरह से इंडियन पॉप म्यूजिक को बिलोंग करती हैं और बहुत सारे इनके क्लासिकल और पॉप एल्बम भी हैं। तो उषा उत्थुप जो है वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हैं, तो आर्ट के क्षेत्र में इनको भी पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा जो है विजयकांत, जो कि आर्ट के क्षेत्र में हालांकि मिला है, लेकिन तमिलनाडु में ये राजनीति में भी बहुत इन्वॉल्व रहे और विधानसभा के क्षेत्र में जो है, विधानसभा में जो है वो मेंबर ऑफ वो रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए रहे। तो विजयकांत को हालांकि आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु में को बिलोंग करते हैं, ये वहां के एक्टर हैं। ठीक है, साउथ इंडियन एक्टर। तो इन लोगों, ये जो फेमस कुछ लोग हैं जिनका नाम आपको जरूर पूछा जा सकता है पद्म भूषण में, 17 लोगों में से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पद्मश्री इस बार किस किस को मिला है, तो देखो मैं कैटेगराइज कर दिया हूं। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, मे बी वहां के स्टेट के कुछ कुछ अलग अलग हमारे टेक्निकल एग्जाम्स में भी पूछ देता है। उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा तब भी, या वहां का कोई भी एग्जाम होगा तब भी। तो देखो मैं कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया हूँ, आपको बस अपने स्टेट का थोड़ा सा इसको देख लेना है। जैसे वेस्ट बंगाल में इस बार जो है कितने लोग को मिला है, 1 2 3 एंड 3 एंड 8, टोटल 8 लोगों को जो है वेस्ट बंगाल से जो है इस बार दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, तो गीता राय बर्मन, तकदीरा बेगम, नारायण चक्रवर्ती, रतन कहार, दुखू माझी, और इसके अलावा सनातन रुद्रपाल, एकलव्य शर्मा और नेपाल चंद्र सूत्रधार, इन सभी लोगों को जो है वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है इस बार 4 लोग को जो है ये पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनको मिला है,
कालूराम बमनिया जिनको आर्ट के फोक आर्ट के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा जो भगवती लाल राजपुरोहित हैं उनको लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा जिनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है मध्य प्रदेश से। तो ये 4 लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश के क्षेत्र से मिला है। पद्मश्री मिला है उसको दोबारा पद्म भूषण बिल्कुल मिल सकता है यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट कैटेगरी मतलब कि आप बोल सकते हो कि फोर्थ कैटेगरी का वो मिलता है सिविलियन अवार्ड, मतलब पद्मश्री मिला है मान लो, उनको हो सकता है कुछ सालों के बाद में जो है पद्म भूषण दिया जाए, हो सकता है कुछ सालों के बाद में डायरेक्टली पद्म विभूषण भी मिल जाए, या मे भी हो सकता है डायरेक्टली भारत रत्न भी मिल जाए। तो उसका कोई वो नहीं है कि पद्मश्री मिला है उसको नहीं मिलेगा। पद्मश्री हो सकता है कई लोग को डायरेक्टली पद्मश्री ना मिल करके डायरेक्टली पद्म विभूषण भी मिल सकता है। तो ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज है, वो डिपेंड करता है कि उसमें हर चीज में क्राइटेरिया है ना, तो उस क्राइटेरिया को जो क्रॉस करेगा अपने लाइफ में काम करते हुए तो उसको उस कैटेगरी का जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हालांकि देखो यार ये अवार्ड अपने आप में बहुत जो है एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग इसको लेकर के वो लगाते भी हैं, इल्जाम भी लगाते हैं कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, जिनको मिलता है वो तब तक जा चुके होते हैं दुनिया से तब जाके मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और वो हर अवार्ड्स में होता है, लेकिन बेसिकली इसके क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है और उस हिसाब से मिलता है। कई स्टेट्स में भी ये चीज होता है कि इसको मिलना चाहिए था उसको मिल गया, उसको पहले मिलना चाहिए था उसको बाद में मिलना चाहिए, इस तरह की चीजें डिस्कशन होते रहता है इसमें। तो अवार्ड्स का ये चक्कर है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ स्टैंडर्ड्स को इसमें फॉलो किया जाता है, उसके हिसाब से दिया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ के हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से इस बार 3 लोग को दिया गया है, रामलाल बरेठ, हेमचंद मांझी और जागेश्वर यादव। ठीक है, तो इन 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से मिला है पद्मश्री। इसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा से 4 लोग को इस बार मिला, जिसमें से श्री गोपीनाथ स्वाइन को जो है चारों के चारों आर्ट्स को बिलोंग करते हैं। विनोद महाराणा, सॉरी यार 3 लोग हैं ना, ये रिपीट हो गया है। ठीक, चलो एक नाम रिपीट हुआ है, इसको मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। गोपीनाथ स्वाइन, विनोद महाराणा और भागवत प्रधान। ठीक है, तो भागवत प्रधान को जो है आर्ट के क्षेत्र में मिला है। तो ये 3 अवार्ड जो है इस बार ओडिशा के क्षेत्र से मिला है। पूर्णिमा महतो को जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में झारखंड से मिला है और छामी मुर्मू को सोशल वर्क के क्षेत्र से झारखंड से मिला है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और इसमें याद रख सकते हो, रोहन बोपन्ना का मैंने उस दिन बात किया था स्पोर्ट्स कैटेगरी में। टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, कर्नाटका के फील्ड को बिलोंग, कर्नाटका के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में, टेनिस की कैटेगरी में इनको मिला है रोहन बोपन्ना को। तो ये भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। और इस बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है, तो मे भी आपसे पूछ ले। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी अवार्ड की। लिटरेरी अवार्ड मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये पुरस्कार है। स्पेशली ये साहित्य के क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र में जो भी लोग अच्छा काम किए हैं या उस फील्ड के जो बेहतर काम करने वाले हैं उनको दिए जाते हैं। तो हम थोड़े कुछ इंटरनेशनल अवार्ड से लेकर के हम बात करेंगे भारत के अवार्ड्स को। अगर सबसे पहले बात करें तो द बुकर प्राइज, बुकर प्राइज जो है एक तरह से साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है इसको। 1969 में जो है यूनाइटेड किंगडम यूके में जो है दिया जाता है। जो भी इंग्लिश राइटर होते हैं या इंग्लिश में लिखे गए जो बुक्स होते हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, ये पब्लिश हुआ हो, इसके कैटेगरी है, मतलब कि इसके क्राइटेरिया है कि एक तो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए बुक, दूसरा उसको या तो आयरलैंड में या इंग्लैंड में, मतलब यूके के अंडर में ही जो है उसको पब्लिश किया गया हो। तो ऐसे बुक्स को जो है इसमें लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया जाता है और उस लिस्ट आउट में से जो भी बेस्ट बुक होता है उसको दिया जाता है बुकर प्राइज। ठीक है, तो बुकर प्राइज 2023। एक तो बुकर प्राइज के बारे में, इंडियन अवार्डीज के बारे में मैं थोड़ा सा एक तरह से आप लोग को जीके के हिसाब से बता दूं या फैक्ट्स जो बता दूं। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वोन बुकर प्राइज, ये सब क्वेश्चन पूछता है अमूमन जो है जनरल नॉलेज की कैटेगरी में। तो वी.एस. नायपाल थे, जिनको पहली बार जो इंडियन ओरिजिन के मतलब वो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको बुकर प्राइज मिला। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट इंडियन सिटीजन हु वोन बुकर प्राइज, अरुणधति राय। ये पहली ऐसी इंडियन सिटीजन है, मतलब कि भारत की नागरिक है ना, एक्चुअल में भारतीय जो है वो अरुंधति राय हैं जिनको बुकर प्राइज मिला। अब वी.एस. नायपाल ओवरऑल पहले हैं, लेकिन वो भारत के हैं तो सही, लेकिन वो भारत में उनके पास नागरिकता नहीं है। ठीक है, वो अमेरिकी नागरिकता थे, लेकिन भारत मूल के, भारतीय मूल के राइटर हैं।
उसी तरह से अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन बोले तब भी ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट इंडियन है अरुंधति राय वही फर्स्ट इंडियन वुमेन भी है। तो ये दोनों कैटेगरी में ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट है यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इंडियन हु वॉन बुकर प्राइज, मतलब कि जिनके पास ब्रिटिश नागरिकता वाले, ठीक है। तो ब्रिटिश नागरिकता वाले पहले इंडियन जो है सलमान रुश्दी हैं, जो इंडिया में जन्मे हैं लेकिन उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। वी एस नायपाल इंडिया में नहीं जन्मे हैं लेकिन हाँ इंडियन मूल के उनके माता पिता रहे हैं। तो इसलिए जो है ये 4 नाम अमूमन एग्जाम में रिपीट होते रहता है, थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप देख सकते हो 1971 में जो है वी एस नायपाल को मिला था और उनका बुक का नाम था इन अ फ्री स्टेट। और जो सलमान रुश्दी जिनको 1981 में मिला, जो ब्रिटिश नागरिकता वाले हैं सलमान रुश्दी, उनको मिला था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये बहुत ही फेमस हुआ था इनका बुक, हालांकि कुछ विवाद भी रहा इसको लेकर के, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन जो है 1981 में सलमान रुश्दी को उसी के लिए मिला है। 1997 में बुकर प्राइज मिला अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है। ये जिसको बारे में बोल रहा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन। इसके अलावा जो लेटेस्ट अवार्ड्स है उसमें से अगर बुकर प्राइज की बात करें तो 2006 और 2008 में जो मिला है भारत के भारतीय लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को, तो एक है किरण देसाई जिनको इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला 2006 में, और लास्ट जो अवार्ड है वो अरविंद अडिगा। हालांकि ये लोग इंडियन मूल के हैं ना, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन इनके पास जो है नागरिकता है अमेरिका के। तो अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया 2008 में। तो ये लेटेस्ट अवार्ड है। अब अगर हम बात करें बुकर प्राइज 2023 की, तो बुकर प्राइज 2023 के जो है प्रॉफिट सॉन्ग को दिया गया। ये बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, और इसके राइटर है पॉल लिंच। तो आपको क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए 2023 में बुकर प्राइज से किसको नवाजा गया, तो आपको ये नाम याद रखना है पॉल लिंच का। तो पॉल लिंच को किसके लिए दिया गया, तो ये प्रॉफिट सॉन्ग है जो उनकी बुक का नाम है, एक नॉवेल है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया है, ठीक है। पॉल लिंच कहाँ के हैं तो आप ये भी याद रख सकते हो, लिमरिक। इसमें एक हमारे इंडिया से रिलेटेड एक है, मतलब कि इंडियन या भारतीय मूल की जो लेखिका थी उनका भी एक बुक जो है इसमें लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ था। अब लॉन्ग लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह है कि जो शॉर्ट लिस्टेड बुक्स होते हैं बुकर प्राइज के लिए उसमें शामिल किया गया था। हालांकि उनके बुक को नहीं मिला बुकर प्राइज, लेकिन हाँ ये जरूर एक चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। बुकर प्राइज पॉल लिंच को मिला, लेकिन उसी लॉन्ग लिस्ट में, क्योंकि हर साल जो है 13 बुक्स को लॉन्ग लिस्टेड बुक्स में शामिल किया जाता है, उसमें से एक बुक था चेतना मारू जो राइटर हैं, ये आप देख सकते हो, इनकी बुक है वेस्टर्न लेन, ठीक है। सो ये वेस्टर्न लेन जो है इस बुक को इसमें शामिल किया गया था। बुकर प्राइज के लास्ट जो स्टेज है उस वहां तक पहुंची थी, हालांकि उनको नहीं मिला, और पॉल लिंच को वो अवार्ड मिला है बुकर प्राइज 2023। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना कि चेतना मारू भारतीय मूल की एक ऑथर हैं, उनके बुक को भी जो है बुकर प्राइज के 13 लॉन्ग लिस्टेड बुक्स में शामिल किया गया था 2023 के लिए। चलो इस बार जो 2024 में जो बुकर प्राइज मिलने वाला है उसमें एक नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको मैंने पिछले दिनों क्वेश्चन में भी शामिल किया गया था, नितिन साहनी। तो नितिन साहनी को जो है इस बार के जज पैनल में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भारतीय मूल के जो है स्क्रीन प्ले राइटर, और इनको आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो है मूवीज वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के लिए इनको जाना जाता है। तो इन्होंने जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रुश्दी की जिसको बुकर प्राइज वाला जो बुक है उसके ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाया था, तो उसके लिए जो है इनको जाना जाता है नितिन साहनी को, ठीक है। तो उनको इस बार शामिल किया गया है बुकर प्राइज के जज पैनल में 2024 के लिए जो अभी अवार्ड दिया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। देखो एक तो होता है बुकर प्राइज जो स्पेशली इंग्लिश में लिखा होता है और आयरलैंड या इंग्लैंड में जो है उसको वो किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। एक होता है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी भाषा में लिखे रहो, बस उस बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। तो अगर इसमें 2 लोग होते हैं, एक तो ऑथर होता है जो मूल रूप से उसको किसी एक भाषा में लिखता है, इंग्लिश के अलावा किसी भाषा में, और उसके एक ट्रांसलेटर होता है। तो वो ट्रांसलेटर क्या होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और उसको पब्लिश करता है कहाँ, यूके या आयरलैंड में। तो वहां पे जो अवार्ड मिलता है और उस अवार्ड का जो अमाउंट होता है प्राइज मनी 50,000 पाउंड, उसको दोनों में आधा आधा डिवाइड किया जाता है, ऑथर और ट्रांसलेटर में, ठीक है।
तो इसकी कैटेगरी ये 2005 से दिया जा रहा है, और इसका शर्त ये है कि इसको कोई दूसरी भाषा के बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो और उसको यूके या आयरलैंड में जो है पब्लिश किया गया हो। तो ये दोनों कैटेगरी को बिलोंग जो करेगा उन बुक्स को इसको लॉन्ग लिस्टेड में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 की, तो अभी जो मिला है वो बुल्गारिया के जो है राइटर हैं जिनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिन्यू। ठीक है, गॉस्पोडिन्यू। तो गॉस्पोडिन्यू को जो है इस बार मिला गया, जॉर्जी याद रख सकते हो यार, सरनेम तो थोड़ा हार्ड है। तो जॉर्जी को बुल्गारियन राइटर को मिला है। ट्रांसलेटर रहे हैं इनका एंजेला रॉडेल। तो आप देख सकते हो ये एंजेला रॉडेल, इन्होंने जो है इसका ट्रांसलेशन किया है। तो बेसिकली ट्रांसलेशन के बाद में जो बुक का नाम रखा गया है वो है टाइम शेल्टर। ठीक है, तो टाइम शेल्टर को जो है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को जो है गॉस्पोडिनो, ठीक है, तो गॉस्पोडिनो, जॉर्जी गॉस्पोडिनो की बुक टाइम शेल्टर को द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से नवाजा गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जब भी बात आती है तो भारत की एकमात्र राइटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, उनका नाम है गीतांजलि श्री, और रिसेंटली 2022 में उन्होंने जीता, और उनके बुक का नाम था टूम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। तो गीतांजलि श्री का नाम आप जरूर याद रखना। ये बुकर प्राइज जीतने वाली इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है ना, जिनकी बुक जो है रेत की समाधि हिंदी में लिखा गया था और उसको ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा, और उन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट करके टूम्ब ऑफ सैंड नाम से इसको पब्लिश किया था इंग्लैंड या यूके में। तो इसको जो है लास्ट ईयर या 2022 के लिए इसको इनको मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये पहली इंडियन है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, मैनपुरी को बिलोंग करते हैं, गीतांजलि श्री। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 58th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारत का एक तरह से बोल सकते हो कि साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा अवार्ड माना जाता है। जो पहले अवार्डी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के, उनका नाम है जी.एस. कुरूप। ठीक है, 1965 में इनको जो है ये पहला अवार्ड या पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1965 में, जी.एस. कुरूप। और पहली महिला जिनको ये मिला था उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। तो आशा पूर्णा देवी 1976 में ये अवार्ड पाई थी, ज्ञानपीठ अवार्ड। इनकी जो वो था, क्या बोलते हैं, बंगाली राइटर हैं। इनकी जो बुक था उसका नाम था प्रथम प्रोतोश्रुति। प्रथम प्रोतोश्रुति। तो इसके लिए आशा पूर्णा देवी को 1976 में जो है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली ये महिला बनी थी, महिला राइटर बनी थी। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 के लिए, तो देखो बेसिकली ये 2022 के लिए ही नाम से ये चलता है, मतलब कि ये हालांकि 2023 में दिया गया समझो, लेकिन ये 2022 के ही नाम से आपको याद रखना है। अच्छा, रिसेंटली मैंने किसी उसमें मैंने इस चीज को बताया भी था ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। 2 लोग को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसमें से 2 लोग को जो मिला है उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। जो गुलजार के नाम से जिनको हम जानते हैं उनका ओरिजिनल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। तो ये उर्दू हिंदी के पोएट माने जाते हैं। इवन हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान है, गीतकार रहे और डायरेक्टर भी रहे, बहुत सारे फिल्में भी बनाई उसके लिए। इसके अलावा दूसरा नाम है रामभद्राचार्य। आप देख सकते हो रामभद्राचार्य रिसेंटली इनका न्यूज में भी बहुत वो रहा। शायद मेरे ख्याल से अभी जब इनकी आंख की रोशनी चली गई थी तब भी न्यूज में आया था। तो इन्होंने 240 अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक लिखे, जिसमें स्पेशली ज्यादातर बुक संस्कृत में लिखा गया है। तो ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं, राइटर के भी रूप में जाने जाते हैं, एजुकेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अलग अलग इन्होंने 240 बुक्स लिखे हैं। तो उसके लिए जो है इनको रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो 2 नाम याद रखना है, गुलजार, रामभद्राचार्य। साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है भारत का साहित्य के क्षेत्र में रचना करने वाले लेखकों को ये सम्मान दिया जाता है। पहले जो विनर हैं साहित्य अकादमी का हिंदी के क्षेत्र में 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना है हिम तरंगिणी, उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और इंग्लिश के क्षेत्र में 1960 में पहली बार अवार्ड दिया गया आर के नारायण। उनकी बुक है द गाइड। अगर आप लोग देवानंद के बारे में जानते हो तो उनकी एक मूवी आई थी गाइड करके, वो इसी बुक पे बेस्ड है, द गाइड के ऊपर। ठीक है, और आर के नारायण को स्पेशली जाना जाता है, सुने हो यार नाम आर के नारायण का? उनकी एक दूरदर्शन में सीरियल आती थी, कोई बता सकता है क्या नाम था सीरियल का? तो चलो, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के लिए जो है जो
अलग अलग इसमें 22 अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। आपको सारे लैंग्वेजेस का याद नहीं रखना है, बिल्कुल मालगुडी डेज, ठीक है। तो आर के नारायण की फेमस जो रचना है वो मालगुडी डेज है। हालांकि जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला वो द गाइड के लिए मिला है, ठीक है। मालगुडी डेज आज भी यूट्यूब में देखे जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको सब लोग पसंद करते हैं पुराने टाइम की याद करने के लिए, है ना। तो मालगुडी डेज है जो फेमस रचना है उनकी, आर के नारायण की। चलो, तो यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 जो है दिया गया हिंदी के क्षेत्र में मुझे पहचानो नाम के नॉवेल को, ठीक है। मुझे पहचानो ये नॉवेल है, संजीव को जो है दिया गया हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में रिक्वेम इन राग जानकी ये भी एक नॉवेल है और नीलम शरण गौर को जो है दिया गया इंग्लिश में। संस्कृत में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो शून्य मेघगनम, ठीक है। तो शून्य मेघगनम जिनकी पोएट्री का नाम है और ये संस्कृत में है, शून्य मेघगनम, मेघगनम, ठीक है, ऐसा क्यों नाम है। अर्जुन रंजन मिश्रा इनको दिया गया, अर्जुन रंजन मिश्रा को, इनके संस्कृत पोएट्री का एक संग्रह है शून्य मेघगनम। तो शून्य मेघगनम के लिए अर्जुन रंजन मिश्रा। उर्दू के लिए जो है राजदेव की अमराई, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया एक नॉवेल है सादिकवा नवाब शहर का, ठीक है। तो इसको दिया गया है उर्दू के क्षेत्र में। आप चाहो तो अपने क्षेत्र को जिस भी एरिया में रहते हो, तो जैसे उड़िया और बंगाली का पूछता है तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। अप्रस्तुता मृत्यु, ये पोएट्री संग्रह है अप्रस्तुता मृत्यु, तो ये आशुतोष परिदा ने लिखा है। और बंगाली में जो है जलेर ऊपर पानी, ये नॉवेल का नाम है, जलेर ऊपर पानी, ठीक है। तो ये स्वप्नमय चक्रवर्ती ने लिखा है। तो ये अगर आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हो, उड़ीसा को बिलोंग करते हो, तो जरूर ये दो नाम याद रख सकता है और आप किसी भी तरीके से आपको किसी न किसी एग्जाम में काम आ जाएगा। तो साहित्य अकादमी में ये 6 लैंग्वेज से रिलेटेड अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सरस्वती सम्मान। अब बेसिकली जो सरस्वती सम्मान है वो एक फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। तो फर्स्ट जो विनर थे वो हरिवंश राय बच्चन, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा हरिवंश राय बच्चन का, अमिताभ बच्चन के पिताश्री, और भारत के बहुत फेमस जो पोएट्स हैं उसमें से एक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। बल्कि कहा भी जाता है कि जिस पहले पोएट जिनको स्टारडम मिला था, ठीक है, ये स्टार पोएट के रूप में उभरे थे हरिवंश राय बच्चन। हालांकि इसके पहले दुनिया भर के एक से एक बढ़कर कवि रहे हैं भारत में, चाहे वो दिनकर हो या रामधारी सिंह दिनकर हो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन को स्टारडम मिली थी पोएट्री के क्षेत्र में। इनकी रचना थी मधुशाला, उसके लिए। चलो, तो हरिवंश राय बच्चन को पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, या पहले सरस्वती सम्मान पाने वाले पोएट थे हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान का वर्तमान में, तो इनका नाम है प्रभा वर्मा। तो प्रभा वर्मा जो है इनको दिया गया है, मलयालम पोएट है, आर्थर है प्रभा वर्मा। तो प्रभु वर्मा बोला जाता है बेसिकली इनको, प्रभु वर्मा फॉर रुद्र सात्विकम, ठीक है, सात्विकम, रौद्र सास्तिकम। तो ये फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन है जिसमें जितने भी दार्शनिक इसके वो है पहलू है उसको उजागर किया गया है रौद्र सात्विकम में। तो ये प्रभ वर्मा को दिया गया सरस्वती सम्मान 2023, 33वां नंबर का ये सरस्वती सम्मान है। इसके अलावा व्यास सम्मान भी वही के बिड़ला के फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो पहले विनर थे इसके डॉक्टर रामविलास शर्मा, 91 में जो है इनको दिया गया था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार नाम की उनकी रचना के लिए। वर्तमान में अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो 33वां नंबर का व्यास सम्मान है 2023 में। तो इनको मिला है पुष्पा भारती। तो पुष्पा भारती इनकी रचना है यादें यादें और यादें, ठीक है। पुष्पा भारती व्यास सम्मान से सम्मानित, यादें यादें और यादें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेमा, आर्ट्स, कल्चर, जर्नलिज्म, इन क्षेत्रों में क्या क्या अवार्ड्स हैं। तो सभी चीजें तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसको हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम एकेडमी अवार्ड की बात करते हैं जिसको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं।
तो कुछ यहाँ पे फैक्ट्स आप देख सकते हो कि सबसे पहली बार भारत के किसी इंसान को, किसी भी पर्सनालिटी को अगर एकेडमी अवार्ड मिला तो उनका नाम है भानु अथैया मैम। ठीक है, तो भानु अथैया को गांधी मूवी आई थी, हॉलीवुड की एक मूवी थी 1983 में, तो उसके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पहला अवार्ड मिला था। तो ये पहली पर्सनालिटी थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, भानु अथैया। तो ये नाम आपको खास तौर पे याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत लोग को मिला, जैसे सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके बाद में आप देख सकते हो 2008 में मिला है 3 अवार्ड। ठीक है, किसको किसको? रसेल पुकुट्टी को मिला स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2008 में साउंड मिक्सिंग के लिए, और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ए आर रहमान को मिला। जय हो नाम का गाना आप आज भी सुनते होंगे, तो जय हो सॉन्ग के लिए ए आर रहमान को मिला, और उसी सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार को भी मिला। ठीक है, तो स्लम डॉग मिलियनेयर जो है 2008 में इसको दिया गया। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार को मिला, तो वही गुलजार है जिनको स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑलरेडी ऑस्कर मिल चुका है। सर ये सारे नाम याद रखने कोई ट्रिक? देखो यार, ट्रिक जो है काम जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सारे नाम है कि आप ट्रिक में ही आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, आपको ये ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है ना, वो 2-4 चीजों को लिंक करने के लिए जरूर ठीक है, लेकिन इतने सारे नाम है कि यहाँ पे आपका ट्रिक कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे गलती करोगे। तो ट्रिक को याद रखने के लिए भी आपको एक ट्रिक बनाना पड़ेगा। वो ठीक है, काम करता है कई बार, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका पीडीएफ में देख लेना एक बार, और उसके बाद में अपने हिसाब से बस नाम को नोट करके रख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आप 2-4 बार देखोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जब भी आएगा तो रिकॉल हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा, रिकॉल हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक पेज में सारे अवार्ड को बस सीधा सीधा अवार्ड लिखना और 1-2 नाम को वहां पे मेंशन कर लेना। मैं यहाँ पे डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लिंक करेगा इस चीज को। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो बस एक पेज लेना है, उसमें सारे नाम को एक बार देख लेना और लिंक कर लेना। मतलब कि एक नाम, एक अवार्ड, एक नाम या 2 नाम ज्यादा से ज्यादा, तो वहां से आप कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और आप एग्जाम हॉल में आसानी से इसको बना सकते हो। तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक याद करते करते आपको एक ट्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो काम जरूर करता है कई बार, लेकिन यहाँ पे वो सब काम नहीं करने वाला, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और 1-2 बार देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा इसमें से। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को मिला है इस बार, और ऑस्कर का, और इस बार जो है 7 ऑस्कर मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला उसी ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला, जिसको आप आयरन मैन के नाम से जानते हो, है ना। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी ये ओपनहाइमर मूवी के लिए ही मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट डायरेक्टर अगेन क्रिस्टोफर नॉलन, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, है ना, तो उनको मिला है। और इसके अलावा जो है बेस्ट एक्ट्रेस, ये एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स नाम के पिक्चर के लिए। ठीक है, एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस। बाकी जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है भारत के तरफ से नॉमिनेटेड जो मूवी था वो था टू किल अ टाइगर। निशा पाहुजा को जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये मूवी या डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए सिर्फ नॉमिनेटेड थी, मगर जीत नहीं पाई ऑस्कर। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है ना, इंडिया को रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड थी ऑस्कर के लिए, वो थी निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर। जैसे लास्ट ईयर के लिए हम देखें तो ऑस्कर का बहुत बड़ा वो रहा, जिसको हम 95th ऑस्कर बोलते हैं। ये वाला जो है 96th ऑस्कर है ना, 2024 वाला 96th ऑस्कर, जो 2023 की फिल्मों के लिए दिया गया। अब 95th ऑस्कर की अगर हम बात करें तो भारत के लिए एक तरह से बोलना चाहिए कि मेमोरेबल रहा, कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को मिला था आरआरआर मूवी के लिए, और जिसको कंपोज किया था एम किरवानी ने, और चंद्र बोस जो उसके लिरिक्स राइटर थे, है ना। तो ये लास्ट ईयर के लिए है। जैसे कि मैं बता रहा था कि भारत को रिलेट करके कुछ ना कुछ पूछता है, तो पिछले ऑस्कर में नाटू नाटू को दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, है ना। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो इस बार टू किल अ टाइगर जो इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ था ना, तो हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन लास्ट ईयर जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्परर्स, ये जो है शॉर्ट लिस्टेड भी हुआ और बल्कि ये ऑस्कर जीता भी था। तो लास्ट ईयर 2 ऑस्कर जीता भारत ने, एक कार्तिकी गोंजाल्वे या गोंजाल्विस जिसे बोलते हैं तमिल लैंग्वेज के लिए, इनको मिला है कार्तिकी गोंजाल्विस को एलिफेंट विस्परर के लिए, और नाटू नाटू के लिए तो मिला ही है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए।
चलो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो ये 1954 से स्टार्ट हुआ है और पहली बार जो 1954 में जो अवार्ड दिया गया वो श्याम चियाई मराठी के लिए और 2 बीघा जमीन हिंदी के लिए, ये 1954 की है। तो ये सिर्फ फैक्ट है, आप इसको याद रखो ना रखो आपके ऊपर है। आपको याद रखना है 69th नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 2021 के लिए दिया गया है। तो याद रखना है ये जो अवार्ड है वो 2021 के लिए दिया गया 2023 में 24 अगस्त को, ठीक है। अब नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो है क्या क्या फिल्मों को दिया गया, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये 2021 में जो मूवीज रिलीज हुई थी उसके लिए दिया गया है। अब जो दिया जाएगा इस साल वो 2022 के मूवीज के लिए दिया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो रॉकेटरी जो है द नंबी इफेक्ट, ये हिंदी तमिल और इंग्लिश में रिलीज हुआ था। आर माधवन इसके डायरेक्टर थे। तो इस फिल्म को मिला था बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्शन मिला था निखिल महाजन को गोदावरी मूवी के लिए, जो कि मराठी लैंग्वेज की एक मूवी थी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, तो ये दूसरा कैटेगरी है बेस्ट मूवी के लिए, जो कि RRR मूवी को मिली थी तेलुगु लैंग्वेज के लिए। डायरेक्टर कौन थे? SS राजामौली। तो ये तो खैर फेमस चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसके अलावा बेस्ट एक्टर पिछले साल मिला अल्लू अर्जुन को, मतलब कि 69th नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड में अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए दिया गया था, तेलुगु एक्टर। और मैं बता भी रहा था उस टाइम में कि ये पहले तेलुगु एक्टर हैं जिनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला था, जो गंगूबाई काठियावाड़ी नाम की मूवी आई थी 2021 में। इसके अलावा कृति सेनन को भी जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, मिम्मी करके मूवी आई थी हिंदी में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिला था उसी मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए जो है दिया गया था पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो ये कुछ फेमस जो कैटेगरी है नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 के लिए। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो देखो एक लॉजिक है यहाँ पे। बेसिकली जो है दादा साहब फाल्के भारत के फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह माने जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआती फिल्मी टाइम में जो है दादा साहब फाल्के ने जो है बहुत काम किया है फिल्म इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उनका जब बर्थ एनिवर्सरी था 1969 में, तो उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया जिस अवार्ड को बोला गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बेसिकली वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो डेडिकेट किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड को। तो अब जैसे कि आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, तो इसी का लास्ट कैटेगरी आप बोल सकते हो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम दे दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये उसी नेशनल फिल्म अवार्ड का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये बाद में शुरू हुआ, जबकि नेशनल अवार्ड 1954 में शुरू हो गया था और ये जो अवार्ड है वो शुरू हुआ था 1969 में, जब उनका बर्थ एनिवर्सरी था दादा साहब फाल्के, जिनको हम ढूंढीराज गोविंद फाल्के उनका पूरा नाम है। और इनको बोला जाता है भीष्म पितामह ऑफ इंडियन फिल्म। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया था 1969 में, और अभी जो रिसेंट अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए, मतलब 69th नंबर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ, तो इसके लिए वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लास्ट 4 लोग का नाम आप देख सकते हो। अमिताभ बच्चन को दिया गया था 66th नंबर नेशनल फिल्म अवार्ड में। उसके बाद रजनीकांत को मिला, इसके पहले आशा पारेख को मिला, और लास्ट जो है वो वहीदा रहमान को मिला है। तो बस आपको एक ही नाम याद रखना है, वहीदा रहमान को 2023 में दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो। तो दादा साहब फाल्के से ही रिलेटेड एक और अवार्ड शुरू किया गया 2012 में, हालांकि ये स्टैब्लिश हुआ 2016 में, लेकिन ये जो वो है फाउंडेशन है वो स्टार्ट हुआ था 2012 में। तो ये अलग अवार्ड है ना, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड वो नेशनल फिल्म अवार्ड का ही एक हिस्सा है। अब ये दूसरा अवार्ड है, इसका नाम क्या रखा गया? दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको DPIFF अवार्ड बोला जाता है। तो ये हर साल दिया जाता है। इस बार जो है 2024 के लिए अभी नया आया है, इसको 2024 लिखना है, ठीक है। तो 2024 का अवार्ड आप देख सकते हो कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, ये बेसिकली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, ठीक है। तो ये बेस्ट फिल्म जवान मूवी जो शाहरुख खान की मूवी थी उसको दिया गया। बेस्ट एक्टर भी शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम की एक मूवी आई थी, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं, है ना। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया
संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए। तो ये कुछ 2-4 मूवीज हैं जो 2-4 कैटेगरी है, उससे जरूर क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको नाम याद रखना है। बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। चलो अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल, जो विधु विनोद चोपड़ा ने जो है जिसको डायरेक्ट किया गया था, जिसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था 12th फेल। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर वो विधु विनोद चोपड़ा जी को ही मिला 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने रानी चटर्जी का किरदार निभाया था। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको, या 4 कैटेगरी यहां से याद रखना है फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जो कि 69th नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक, जैसे लास्ट ईयर का फिल्म अवार्ड में भी गंगूबाई काठियावाड़ को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। मैं इसको इसलिए बस रखा हूं क्योंकि आलिया भट्ट लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। पिछले साल गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए 2023 में, और ये 2024 में जो है अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो लगातार 2 साल जो है ये बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीती हैं आलिया भट्ट। तो ये चीज को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नोबेल प्राइज की हम बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज जो है, जो स्वीडिश केमिस्ट हैं, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनकी मेमोरी में स्टैब्लिश किया गया था 1895 में। उनकी एक वसीयत थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो प्राइज दिया जाता है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में। अवार्ड शुरू हुआ था 1901 में। 1901 में नोबेल प्राइज शुरू किया गया था। ठीक है, तो हर साल इसको स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में, और एक जो पीस प्राइज है उसको नॉर्वे में दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने उस टाइम में आप लोग को बताया ही था, जो स्वीडिश एकेडमी है वो सारे अवार्ड देती है, और साइंस वाले सेक्शन के लिए, और जो ये पीस का अवार्ड है ये नॉर्वे एकेडमी जो दी है, नॉर्वे का जो एकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है, या नॉर्वे नोबेल कमिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, नॉर्वेयन नोबेल कमिटी। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा अवार्ड किस 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 क्षेत्र में मिला। लेकिन कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे, जैसे मैरी क्यूरी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी मैरी क्यूरी, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में दिया गया। ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ, जिनका नाम था प्यूरे क्यूरी। इसके अलावा क्यूरी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू हैव वॉन मल्टीपल नोबेल प्राइज, इनको 2 बार मिला। 1911 में भी इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला, और खास बात यह है कि ये पहली ऐसे इंसान है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में मिला है, या दोनों फील्ड में मिला है मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज। अगर हम यंगेस्ट विनर की बात करें तो मलाला यूसुफजई, जिनको सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में पाकिस्तान को बिलोंग करती है, शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज। ठीक है, और ओल्डेस्ट विनर की अगर हम बात करें तो इनका नाम है जॉन बी गुडनफ। ठीक है, तो गुडनफ को जो है 97 साल की उम्र में 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था नोबेल प्राइज। अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो देख सकते हो आप, भारत में इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास है उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में। तो भारत में पहले नोबेल प्राइज अवार्डी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। ठीक, इसके अलावा सीवी रमन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला 1930 में। फिर मदर टेरेसा को मिला पीस के क्षेत्र में 1979 में। हालांकि 80 में दिया गया वो, लेकिन वो 1979 के लिए दिया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन, जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में दिया गया, और भारत के लिए जो लेटेस्ट नोबेल प्राइज अवार्डी है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए 2014 में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। मलाला यूसुफजई भी उस टाइम में उसी को मिला था। ठीक है, जो यंगेस्ट विनर रही। तो कैलाश सत्यार्थी लेटेस्ट विनर है हमारे, 2014 में लास्ट नोबेल प्राइज भारत को मिला था। इसके अलावा ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत के सिटीजनशिप तो नहीं है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो इंडियन मूल के लोग हैं। जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। अभिजीत बैनर्जी 2019 में इनको इकोनॉमिक के क्षेत्र में या इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अभिजीत बैनर्जी। तो ये लेटेस्ट नाम आप एक याद रख सकते हो, अभिजीत बैनर्जी।
क्योंकि ये लेटेस्ट नाम है जो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं या इंडियन मूल के वो हैं, पर्सनालिटी हैं, अभिजीत बैनर्जी। चलो अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज 2023। अब देखो यहाँ पे तीन नाम है फिजिक्स के, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस क्राउज एंड एनी एल ह्यूलर। तो ये तीन लोग हैं जिनको मैंने बताया था उस टाइम में जब मैं क्वेश्चन लिया था, 8 सेकंड पल्सेस के लिए जो है इसको इनको मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, इनको आप चाहो तो तीन लोग को आप याद रख सकते हो फिजिक्स में, पेरे फेरे एने। ठीक है, अब एग्जैक्ट याद नहीं होगा, इस शॉर्टकट से सिर्फ आप क्वेश्चन बना सकते हो, नाम तो याद होगा नहीं आपको। ठीक है, आप चाहो तो नाम डायरेक्टली याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हिंट लेने के लिए पेरे फेरे एने करके याद रख सकते हो, क्योंकि तीन लोग हैं और तीनों का नाम अजीबो गरीब लगेगा आपको, है ना, पहली बार सुनोगे तो अगर याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो पेरे फेरे एने याद रख लेना फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री में यहाँ पे जो है आप देख सकते हो मोंगी बॉन्डी, इसके अलावा लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिम्यो। ठीक है, एकिमो। तो इनको जो है दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स को उसके सिंथेसिस को समझने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। तो इनको याद याद रख सकते हो, माउ, लाउ और एले, ऐसे करके। माउ लाउ एले, केमिस्ट्री में माउ लाउ एले। तो ये तीन लोग हैं। बाकी ये जो सिंगल सिंगल नाम है उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लिटरेचर में जॉन फोजे हैं, या जॉन फोज जिनको इस बार मिला था इनके प्लेस और प्रोज के लिए, बहुत सारे इन्होंने नाटक वगैरह लिखा है उसके लिए, जो कि जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बनी थी। ठीक है, इसके अलावा पीस के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी, जिन्होंने वुमेन के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया था ईरान के क्षेत्र में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डिन। तो क्लॉडिया गोल्डिन, इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब है यहाँ पे रुपया पैसा, और गोल्ड करके याद रख सकते हो, गोल्ड का क्लाउड मतलब कि सोने का बादल छा गया है, या छप्पड़ फाड़ के दिया है, बादल फाड़ के दिया है, ऐसा करके रिलेट कर सकते हैं इसको, इकोनॉमिक्स साइंस को। क्लाउडिया गोल्डिन को, गोल्ड मतलब इकोनॉमिक्स, पीस मतलब नरगिस मोहम्मदी को आपको अलग से याद रखना है, जॉन फोस को जो है लिटरेचर के लिए याद रखना है। अब अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, या जिसको हम मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो कैटेलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन। ठीक है, तो काट ड्रू या काट दो, ऐसे करके कुछ करके याद रख सकते हो। मेडिसिन में वैसे भी काटा छाटी ज्यादा ऑपरेशन ऑपरेशन होता है, ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, काट ड्रू। तो कैट ड्रू या काट ड्रू। चलो, तो ये लोग हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर है 2023 के लिए। तो इनको जरूर एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है नोबेल सेक्शन से, तो इसको इनको याद रख लेना है आप। ठीक है, चलो एक दो और अवार्ड बचा है, अब ज्यादा नहीं है। रैमन मैग्सेसे, कितना टाइम हो गया? 50 मिनट हुआ है, 10 मिनट और रुक जाओ फिर खत्म हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है, नोबेल का शांति, सॉरी, एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। 1957 से इसको एस्टैब्लिश किया गया है और तब से इसको दिया जाता है हर साल। तो आप देख सकते हो भारत में अगर हम रैमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो विनोबा भावे को सबसे पहली बार 1958 में दिया गया था। मतलब कि जो पहला अवार्ड है वो विनोबा भावे को ही मिला था, एशिया का पहला जो मतलब पीस प्राइज बोल सकते हो, या पीस जो है नोबेल प्राइज की तरह देखा जाता है जिसको, वो पहला पुरस्कार विनोबा भावे को ही दिया गया था। ठीक है, और अगर पहला महिला की बात करें तो मदर टेरेसा को दिया गया 1962 में। चलो, 65th नंबर का जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है जो कि 2023 के लिए दिया गया, तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन लोग हैं। इसमें जो है 4 लोगों को शामिल किया गया, ये आप 4 लोग आप देख सकते हो यहाँ पे। और इन 4 लोगों में से एक इंडियन है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है, तो रवि कन्नन जो है डायरेक्टर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसको हम CCHRC कहते हैं, असम में है ये, उनको ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। हालांकि ये पहले से पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्मश्री डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर के लिए इन्होंने बहुत सारा जो है काम किया है, तो मेडिसिन को बिलोंग करते हैं। तो इनको दिया गया है भारत के लिए भी रैमन मैग्सेसे। तो ये 4 लोग का नाम आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर रवि कन्नन, इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है,
हाँ, विनोबा भावे के नाम से यूनिवर्सिटीज भी हैं यार, कई स्टेट में है। चलो यहाँ पर है मार्कोनी प्राइज एक है, तो बेसिकली मार्कोनी प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना। मार्कोनी प्राइज बेसिकली ये टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है, या नोबेल प्राइज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। ये इस बार जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बाल कृष्णन, ठीक है, 2023 के लिए इन्होंने मार्कोनी प्राइज जीता है, और ये भारत के हैं, तो इसलिए इसको खासतौर पे याद रखना है। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से नवाजा गया। उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन किया था कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कुछ और अवार्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 के लिए कश्मीर की आलिया मीर है, जिनको ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये किसी भी यूनियन टेरिटरीज से इस तरह का अवार्ड पाने वाली ये पहली इंसान बनी है, आलिया मीर। और इसके अलावा जो है आलिया मीर पहली महिला है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बहुत सारे हेल्प वगैरह का जो है काम किया है, मतलब कि जीव जंतुओं के हेल्प करने के लिए उनके लिए एसओएस करने का काम जो है इन्होंने ऐसा करने वाली ये पहली महिला है इस क्षेत्र को बिलोंग करने वाली। बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड जो है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, इसको मिला है इस बार बेस्ट पुलिस स्टेशन या बेस्ट पुलिसिंग के लिए 2023 का अवार्ड। अच्छा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। तो देखो क्या होता है कि जो पिछले साल की जो भी मिस इंडिया की जो विनर होती है, उसी को नेक्स्ट ईयर का जो मिस वर्ल्ड है उसके कॉन्टेस्टेंट बनाया जाता है। तो अभी जो 2024 में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होगा उसके लिए नंदिनी गुप्ता को जो है फेमिना मिस इंडिया जो कि वर्ल्ड के लिए जो है इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस वर्ल्ड इंडिया कंटेस्टेंट है 2023 के लिए सिनी सेट्टी, जो इस बार मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ था उसके लिए सिनी सेट्टी को जो है इस बार कंटेस्टेंट थे, हालांकि वो जीत नहीं पाई। तो याद रखना है जो भी फेमिना मिस इंडिया बनती है वो मिस वर्ल्ड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करती है, और मिस डिवा जो बनती है वो भारत के लिए मिस यूनिवर्स का जो है रिप्रेजेंटेशन करती है भारत के लिए। बस यही इसका लॉजिक है। पहले तो अलग अलग कंपटीशन होता था, तो पहले जो मिस इंडिया पहला होती थी वो मिस वर्ल्ड में जाती थी, और जो मिस यूनिवर्स में जाती थी, और जो मिस इंडिया सेकंड या फर्स्ट रनर अप रहती थी वो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती थी और भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन अब दो तरह का कंपटीशन होता है, एक को बोला जाता है फेमिना मिस इंडिया और एक को बोला जाता है मिस दिवा। तो मिस दिवा में जो भी जीतेगी पिछले साल वो नेक्स्ट ईयर जो है मिस यूनिवर्स का कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और फेमिना मिस इंडिया जो भी जीतेगी वो मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये बेसिकली लॉजिक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो जैसे कि 2023 के लिए अभी फेमिना मिस इंडिया, अब इसको तो भूल जाओ, क्योंकि मैं इसको सिर्फ सिनी सेट्टी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार जो मिस वर्ल्ड हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो इन्होंने ही किया था, क्योंकि ये लास्ट ईयर फेमिना मिस इंडिया की ये विनर रही थी। लेकिन अब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का जो विनर है वो कौन है, नंदिनी गुप्ता है। तो अब ये जो नेक्स्ट ईयर 2024 में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होगा उसमें नंदिनी गुप्ता ही भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगी। और उसी तरह से मिस यूनिवर्स का जो है अभी तक तो वो नहीं आया है, अपडेट आएगा तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन 2023 के लिए श्वेता शारदा ये जो है मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया का रिप्रेजेंटेशन की है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला, और गांधी पीस प्राइज 2023 गीता प्रेस को मिला, जो कि प्रेस का काम करती है बुक्स वगैरह पब्लिश करने का, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को, और गांधी मंडेला अवार्ड जो है दलाई लामा को। चलो आज के लिए इतना ही, ये मेजर अवार्ड्स थे, इतने में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आप एक बार इसको देख लेना। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसको वन लाइनर आप अपने हिसाब से एक पेज में लिख के रख लेना, और एक दो बार देखोगे तो आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।